अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद शमशाद में खुशामदीद है आपको। और आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ और टॉपिक का नाम है रिजिड बॉडी। और इसमें हम जो है टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। फिजिक्स में रिजिड बॉडी हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि आप उस पर फोर्स लगाएं और उसके पार्टिकल्स में कोई चेंज ना आए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ना, जो वो पार्टिकल्स के दरमियान जितना डिस्प्लेसमेंट पहले है वो उतना ही रहे। मान लें कि ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, ये पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट को आप रिजिड बॉडी बोल सकते हैं कि अगर इस पर फोर्स लगाई जाए, एक फोर्स या कोई भी फोर्सेस हो सकती हैं, जितनी मर्जी फोर्सेस हो, इस पर फोर्सेस एक्ट करें और इसके पार्टिकल्स की शेप में, पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट में जितनी भी पोजीशन पहले है ना उतनी पोजीशन ही रहे, उस पोजीशन पे ही रहे, पार्टिकल्स की पोजीशन में कोई चेंज ना आए, तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। दूसरे अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो डिफॉर्म्ड ना हो, डिफॉर्म्ड ना हो, यानी कि आप उस पर फोर्स लगाएं और उसकी शक्ल में कोई चेंजिंग ना आए, तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बॉडी विच इज नॉट डिफॉर्म्ड बाय अ फोर्स और फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, एक ऐसी बॉडी जो कि डिफॉर्म ना हो, उसकी शक्ल में कोई चेंज ना आए, आप उस पर एक फोर्स लगा रहे हूं या एक से ज्यादा फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हूं, तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। स्टूडेंट्स, फिजिक्स में कुछ ऐसी होती, कुछ अजम्पशंस हम लेके चलते हैं। रिजिड बॉडी वैसे अगर देखा जाए तो ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जिस पर आप फोर्सेस लगा रहे हों और उस पर उसके पार्टिकल्स में कोई चेंज ना आए। मान लें कि ये एक मार्कर ही है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूं तो इसके पार्टिकल्स में मतलब देखा जा सकता है कि कोई चेंज नहीं आ रहा। वैसे इस पार्टिकल्स नहीं देखे जा सकते, लेकिन लग ऐसा रहा है कि मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूं मेरी वो फोर्स कम है, इस पर इतनी ज्यादा फोर्स लगा दी जाए तो ये मार्कर भी डिफॉर्म हो सकती है। यानी यूं कहना कि बिल्कुल कोई प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट करती है, तो ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो रिजिड बॉडी जस्ट एक अजम्पशन है फिजिक्स में कि कोई ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स अप्लाई करें और उसकी शेप में कोई चेंज ना आए, तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। इसके बाद हम एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब भी कोई कोई बॉडी घूमती है, सर्कल में रोटेट करती है, तो उस बॉडी के सारे पार्टिकल सर्कल में रोटेट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मान लें कि हमारे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ये पार्टिकल्स जो है मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये कुछ पार्टिकल्स हैं इस ऑब्जेक्ट के। अगर इसको घुमाया जाए, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाए, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि वो सारे के सारे पार्टिकल सर्कल में घूमना शुरू कर देंगे। सिमिलरली जब एक टायर घूमता है तो उस टायर के जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो एक सर्कल में रोटेट करना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली अगर आप डोर ओपन करते हैं तो डोर की जिस साइड पर वो डोर जो है घूमता है, उस साइड को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं, और उसके सारे के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं उस लाइन के अलोंग, वो एक एक्सिस के अलोंग या एक लाइन के अलोंग वो रोटेट कर रहे होते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आप किसी भी ऐसी लाइन को बोलते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, तो उसके पार्टिकल्स जो है एक लाइन के अलोंग सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। उस लाइन को आप बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन आप उस लाइन को बोल सकते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिफाइन यूं की जा सकती है, द लाइन अराउंड विच पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। एक ऐसी लाइन जिसमें जो है पार्टिकल्स एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, व्हेन इट इज रोटेटेड, व्हेन इट इज रोटेटेड,
जब आप बॉडी को रोटेट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जिस लाइन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। मान लें कि ये मार्कर भी अगर मैं घुमाऊं एक लाइन में, तो ये मार्कर जितने भी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यूं कहा जा सकता है कि अगर मैं इमेजिनरी लाइन कंसीडर करूं कि ये एक लाइन है जिसके अराउंड वो पार्टिकल सारे के सारे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस लाइन को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, व्हाट इज टॉर्क, या इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं कि टॉर्क क्या होता है या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स एक फोर्स का जो है ना घूमने का असर है, कि जब किसी बॉडी को फोर्स रोटेट करती है, घुमाती है, टर्न करवाती है, तो उस फोर्स के इफेक्ट को जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, या टॉर्क भी बोल सकते हैं। तो आप टॉर्क को यूं डिफाइन कर सकते हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, और मूवमेंट ऑफ फोर्स। जैसा कि आप एक डोर को ओपन करते हैं तो आप जस्ट फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उस आपकी फोर्स की वजह से दरवाजा जो है, जो डोर है, वो घूम रहा है, यानी कि आपकी फोर्स ने एक टर्न पैदा किया उस डोर में, तो उस टर्निंग इफेक्ट को आप फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली और भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिससे जब आप फोर्स लगाएं और वो बॉडी जो है टर्न कर जाए। मान लें कि जैसा कि अगर एक कोई नट है, नट को खोलना है, उसके लिए आप स्पैनर यूज करते हैं। जो है आपके पास कोई नट है, इस नट को आप अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्पैनर यूज करेंगे, स्पैनर यूज करेंगे उसके लिए। तो आप इस पैनल पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होंगे। आपने इस नट को लूज करना है या टाइट करना है, वो अलग बात है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगी। लेकिन अगर आपने इस नट को घुमाना है, टर्न करना है, तो आपको इस स्पैनर पर फोर्स लगाना पड़ेगी। इस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो इस नट को टर्न कर देगा, घुमा देगा। तो मेरे इस फोर्स के इस टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क बोला जा सकता है। फिजिक्स में इसको टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क भी बोल सकते हैं आप, या मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, क्या ख्याल है अगर ये मैं फोर्स यहां पे अप्लाई करूं तो टर्निंग इफेक्ट पे क्या असर होगा, या टॉर्क पे क्या असर होगा? अगर मैं फोर्स यहां पे अप्लाई करूं तो फिर टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा और वो फोर्स का इफेक्ट कितना होगा? आप लोग भी फील कर सकते हैं, अगर आप इस पैनल पे यहां पे फोर्स लगाएं तो ये नट खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप यहां पे फोर्स लगाते हैं तो नट खोलना बहुत आसान है। आपने देखा होगा कि जो बड़े नट को खोलने के लिए जो स्पैनर मैकेनिक्स यूज करते हैं, मोस्टली उसका ये जो लेंथ होती है, इसको मूवमेंट आर्म बोलते हैं, मूवमेंट आर्म। तो ये जो स्पैनर होती है इसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि तब आपको फोर्स कम लगाना पड़ती है। अगर आप किसी छोटे मूवमेंट आर्म वाले स्पैनर से किसी बड़े नट को खोलना चाह रहे हैं तो ये काफी मुश्किल काम है, तो आपको फोर्स काफी ज्यादा लगानी पड़ेगी। एक्चुअली आपको उस नट को खोलने के लिए या नट को जो टाइट करने के लिए आपको टॉर्क चाहिए होगा, और वो टॉर्क आता कहाँ है, कहाँ से है? इस फोर्स के इफेक्ट से आता है। लेकिन वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो किसी और फैक्टर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो हम ये देखते हैं कि वो जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स के अलावा और कौन से जो है फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन तो देख लिया आपने, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब इसको मजीद डिटेल में देखते हैं कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और जो फैक्टर्स हैं उनको भी डिफाइन करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं मूवमेंट आर्म को डिफाइन करता हूं, मूवमेंट आर्म। तो मान ले कि यही आपके पास नट है कोई, या एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं कि ये वो लाइन है जिसके अराउंड उस बॉडी ने घूमना है। यानी कि अगर नट है
तो नट ने अगर इस लाइन के अराउंड घूमना है तो इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी डेफिनेशन मैं पहले ही लिखवा चुका हूं। तो अगर आप फोर्स कहीं यहां पे लगा रहे हैं, यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस ये वाली जो लाइन है इसको आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो दरमियान वाला डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस डिस्टेंस को बोलते हैं मोमेंट आर, मोमेंट आर। तो सबसे पहले अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को डिफाइन करवाना चाहूं तो हम यूं इसको डिफाइन कर सकते हैं, द लाइन अलोंग विच फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जिस लाइन के अलोंग आप फोर्स को एक्ट करवा रहे हैं उस लाइन को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। अगर ये स्पैनर है तो अगर मैं इस पर फोर्स नीचे की जानब लगा रहा हूं तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यूं इस डायरेक्शन में है। अगर मैं इस पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको आप मोमेंट आर्म बोलेंगे। तो मोमेंट आर्म की आप यूं डिफाइन कर सकते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन axis of rotation and line of action of force, line of action of force is called moment arm। तो ये इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप मोमेंट आर्म बोलेंगे, और जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही होगी उस डायरेक्शन को आप क्या बोलेंगे, जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलेंगे। और मोमेंट आर्म की और एक्सिस ऑफ रोटेशन की भी पहले मैं आप लोगों को डिफाइन जो है लिखवा चुका हूँ। जो मोमेंट आर्म है इसको यूजुअली एल से डिनोट करते हैं। ये डिस्टेंस है, इसको डी से भी डिनोट किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली इसको एल से डिनोट करते हैं। आप एस से भी डिनोट कर सकते हैं, डिस्टेंस ही है, जस्ट ये नोटेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं कि जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस किस तरह से हो रहा है। जो मूवमेंट आर, जो हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो कैसे आ रहा है, या टॉर्क कैसे आ रहा है, या इस जो फोर्स का इफेक्ट है वो कैसे आ रहा है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो टॉर्क को देख लेते हैं। सबसे जो टॉर्क है ये इक्वल होता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किसी फोर्स से कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है, कितना उसका टर्निंग इफेक्ट आ सकता है, तो आप मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई कर दें फोर्स से। तो इस केस में अगर मैं कहूं कि फोर्स में एफ अप्लाई कर रहा हूं और जो मोमेंट आर्म है वो एल है, तो इसको यूं लिखा जा सकता है एल क्रॉस एफ। तो टॉर्क जो है वो इक्वल आ गया एल क्रॉस एफ। या टॉर्क के लिए हम एक नोटेशन यूज करते हैं, टॉ इसको बोलते हैं, इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके अगर आप यूनिट की बात करें तो लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर होगा। मजीद अगर आप इसकी डिपेंडेंस के बारे में बात करना चाहें तो जो लेंथ है, या जो मोमेंट आर्म की लेंथ है, ये उस पर डिपेंड करता है और फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप इसकी डिपेंडेंस के बारे में बात करना चाहें
इसकी डिपेंडेंस देखना चाहते हैं तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म और दूसरा ये अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। एक और भी फैक्टर है जिसे थीटा कहते हैं, या आप जो है फोर्स कितने एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े मतलब एफएससी लेवल की बात है, तो आप लोग ये दो फैक्टर्स ही लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये नट है, इसको खोलने के लिए जो आप स्पैनर यूज कर रहे हैं, अगर इसकी लेंथ कम है, मान लें कि 1 मीटर है, और जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो 100 न्यूटन की अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इक्वल होगा, आपको लेंथ को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो जो टॉर्क आएगा वो 100 न्यूटन मीटर आएगा, अगर जो स्पैनर है उसकी लेंथ 1 मीटर है। अच्छा, अगर आप इसकी लेंथ बढ़ा दें तो टॉर्क अगर आपने इतना ही प्रोड्यूस करना हो तो क्या ख्याल है कि आपको फोर्स फिर कितनी लगानी पड़ेगी? तो अगर लेंथ मैं इसकी 10 मीटर कर देता हूँ, तो अगर हमने टॉर्क 100 लेना है तो फोर्स भी हमें कितनी लगानी पड़ेगी? 10 इसकी लेंथ और 10 फोर्स लगानी पड़ेगी, तो तब भी जो टॉर्क होगा वो 100 न्यूटन मीटर ही आएगा। यानी कि अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स आपको कम लगाना पड़ रही है, क्योंकि जो नेट टॉर्क प्रोड्यूस होना है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके होना है। तो अगर आप कम लेंथ वाला स्पैनर यूज करेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि टॉर्क कम पैदा होगा, फोर्स आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ज्यादा लेंथ वाला स्पैनर यूज कर रहे हैं तो फिर आपको जो है फोर्स कम लगाना पड़ेगी और टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसीलिए देखा गया है कि जो दरवाजे होते हैं, जो डोर्स होते हैं, डोर्स के अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें तो जो हैंडल लॉक है वो बिल्कुल एंड पे लगाया जाता है। हैंडल लॉक, ये मान लें कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अराउंड जो है डोर ने घूमना है, और ये अगर आपका लॉक है, जो है हैंडल अगर आप कह लें ये हैंडल है, तो हैंडल बिल्कुल एंड पे लगाया जाता है। क्यों एंड पे लगाया जाता है? क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये उसका मूवमेंट आर्म है, तो फोर्स अगर आप यहां पे से कम भी लगा रहे हैं तो टॉर्क आपका ज्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आप हैंडल यहां पे लगा देंगे सेंटर में, तो फिर क्या होगा कि आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगी और टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, तो इसीलिए दरवाजा खोलने में आपको दुश्वारी पेश आएगी। अच्छा, अगर आप क्या करें, आप बिल्कुल यहां पे फोर्स अप्लाई करें, यानी कि यहाँ पे लेंथ अब 0 हो चुकी है, अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या डोर ओपन होगा? तो बिल्कुल नहीं ओपन होगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क आना है जो है फोर्स को मल्टीप्लाई करके, फोर्स और लेंथ को मल्टीप्लाई करके आना है टॉर्क। तो अगर लेंथ 0 हो गई है तो फोर्स चाहे आप जितनी मर्जी अप्लाई कर रखे, दोनों का नेट जो इफेक्ट है वो 0 आएगा। तो जो टॉर्क है उसकी डिपेंडेंस की अगर बात करें तो वो मोमेंट आर्म की लेंथ पे डिपेंड करता है, और जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इस टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।